हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। सबसे पहले बेटा अपनी अटेंडेंस को क्लिक करो। ओके, हेलो। हाँ जी बेटा, अटेंडेंस को क्लिक कीजिए। कर दी? हेलो, हेलो। स्टूडेंट्स की वेट करते हैं, अभी 3-4 इकट्ठे हुए, 2-4 मिनट रुक जाते हैं। ठीक है? हाँ जी, कल का काम आपने उतार लिया बेटा? हेलो, जब तक बाकी बच्चे नहीं आते एक बार अपना फेस दिखाओ, कौन कौन आया। नेहा, दिखाओ बेटा, स्क्रीन पे आओ। नेहा, हेलो। चिराग, स्नेहा, और चौथा बच्चा कौन है? निशा, हेलो। हाँ जी बेटा, अपने अटेंडेंस लगा दी? ठीक है। अपनी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर आप ओपन कीजिए 22। ठीक है, कल जो हमने पढ़ा था उससे आगे के टॉपिक को आज क्लियर करेंगे। आज पेज नंबर 22 निकालिए अपनी बुक का और टॉपिक निकालिए प्रायद्वीपीय नदियां। कौन सी नदियां? प्रायद्वीपीय। अभी तक हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? हिमालयी नदियों के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। ओपन कीजिए बेटा और रफ कॉपी और पेन पेंसिल अपने साथ लेकर बैठिए। ओके, ठीक है। हेलो, हाँ जी, लेटर से स्टार्ट। यहां से आज की डेट डाल दीजिए जहां से प्रायद्वीपीय नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाटों द्वारा होता है। यानी जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जल विभाजक का, जल को बांटने का जो कार्य होता है वो प्रायद्वीपीय नदियों में किसके द्वारा होता है? पश्चिमी घाटों के द्वारा। 2 घाट होते हैं, देखो इस तरह से। आज हम नीचे की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये है आपका पश्चिमी घाट, ये है आपका पूर्वी घाट। क्योंकि ये पूर्व की तरफ स्थित है इसलिए इसको कहेंगे पूर्वी घाट। ये है आपकी बंगाल की खाड़ी। मेन मेन जो चीजें आज हमने पढ़नी है उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको देख लो। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। और ये है अरब सागर। ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार, और ये है आपका लक्षद्वीप।
ठीक है, मेन मेन चीजें हमने इसकी देख ली। अब आगे बढ़ते हैं। जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है, यानी ये है आपके घाट और ये उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे की ओर जा रहे हैं। प्रायद्वीपीय भाग के अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की तरफ बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। किस तरफ बहती है? पूर्व की तरफ। जैसे यहां पर देखिए, ये है कावेरी नदी, यहां पर कावेरी, ये है कृष्णा, इससे थोड़ा सा ऊपर कृष्णा इस मोड़ पे है, ठीक है। उससे थोड़ा सा ऊपर है आपकी गोदावरी और यहाँ पर है आपकी महानदी। ये इस तरह से चारों नदियां निकलती हैं। ये गोदावरी, ये महानदी, और देखो इनकी जो ढाल है ये यहां से निकलते हुए कहां बह रहे हैं? बंगाल की खाड़ी में। यहां पर दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। ये पांचों छह जो नदियां हैं ये सब क्या है? प्रायद्वीपीय नदियां हैं। और ये किधर से किधर तक बहती हैं? बस ये दो नदियां जो है नर्मदा और ताप्ती, ये भ्रंश घाटी से होकर अरब सागर में गिरती हैं। बाकी सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। देखिए, नोट करते जाइए, मैप के साथ साथ जो भी मैंने आपको बताया यहाँ बना रही हूँ जो ड्राइंग, वो सब नोट करते जाओ। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्या इंडिकेट होता है सबसे पहले कि कौन कौन सी नदियां? आप यहां से लिखो, जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये कहां से कहां तक स्थित है, पहले तो ये लिखना है। इनकी नदियां कौन कौन सी है? कावेरी, नीचे से उठाते हैं कृष्णा, गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। मेन मुख्य नदियां प्रायद्वीपीय ये है। ये नदियां कहां से बहती है? उत्तर से दक्षिण की ओर। हमारी उत्तर दिशा ये यहां से बहती हुई है, नीचे कहां तक आती है? दक्षिण तक। और ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो चार नदियां हैं, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी, ये चारों नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। और बाकी ये आपको इंडिकेट हो जाएगा इससे, ये डेल्टा का। और ये जो दो नदियां हैं ये ज्वार मुख बनाती है। आपको यह अंतर ध्यान में रखना है। नर्मदा और ताप्ती ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, बाकी चारों नदियां डेल्टा बनाती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक और भी छोटी छोटी नदियां हैं, वो क्या कहलाती हैं? इसकी सहायक नदियां। लेकिन जो दो बड़ी नदियां हैं वो कौन सी है? एक नर्मदा और दूसरी ताप्ती। दोनों पश्चिम की ओर बहती हैं। ये देखिए पश्चिम दिशा है तो ये बहती हुई इधर आती हैं। कहां पर? लक्षद्वीप समूह की तरफ, अरब सागर में। और ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की जो अपवाद द्रोणियां हैं ये छोटी हैं। हिमालय की नदियां तो ऊपर यहां से बहती हुई आती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं जो अपने रास्ते को लंबाई की को तय करके जब वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां छोटी होती हैं, ज्यादा लंबी नहीं होती, इसकी वजह हिमालय की नदियों की वजह। अब हम एक एक नदी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं नर्मदा नदी की विशेषताएं क्या है। नर्मदा नदी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। नर्मदा नदी जो है ये इसका उद्गम कहां से? मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के पास से। कहां से निकलती है? उद्गम का मतलब है इसका स्रोत, निकलने का जो भी इसकी शुरुआत है कहां से निकलती है?
मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के पास में, मध्य प्रदेश में आपको हर एक नदी का उद्गम स्रोत और कहाँ गिरती है ये जरूर पता होना चाहिए। अमरकंटक की पहाड़ियां है मध्य प्रदेश में, वहीं से कोई भी नदी निकलेगी वो पहाड़ों से ही निकलती है अधिकतर। तो जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से। ठीक है, लिख रहे हो ना मेरे साथ साथ बेटा? हेलो हेलो, लिखते रहना बेटा। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। दूसरा क्या लिखोगे? यह पश्चिम की ओर किसमें बहती है? भ्रंश घाटी, यानी जब चट्टानों में तोड़फोड़ की प्रक्रिया होती है तो उससे घाटियों का निर्माण होता है, चट्टानें टूट कर नीचे की तरफ गिरने लगती हैं। तो पश्चिम की भ्रंश घाटियों में बहती है। उससे क्या होती है? भ्रंश, जब दो चट्टानें आपस में टूट जाती हैं, भ्रंश का मतलब होता है टूटना, और एक जब चट्टानों के टूटने के कारण बीच में एक घाटी नुमा एक गड्ढा सा बन जाता है जिसे हम कहते हैं घाटी। तो ये नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की भ्रंश घाटी में बहती है और समुद्र तक पहुंचने के क्रम में नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। देखो, जब चट्टानें टूटती हैं उनमें घाटियां बनती हैं, झीलें बनती हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की आकृतियां जन्म लेती है, विसर्ग बनते हैं। तो जिन लोगों ने वो चीजें देखी नहीं होती, वो प्राकृतिक एक आभा होती है, प्राकृतिक स्थल बन जाते हैं जिनको लोग देखने के लिए जाते हैं। तो ऐसे ही जब नर्मदा भ्रंश घाटी में बहने लगती है तो विभिन्न दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। किस किस का? देखिए, जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों में, जबलपुर जो स्थान है वहां पर संगमरमर की चट्टानें हैं और वहां पर ये गहरे गाढ़ से पहुंचती है तथा तीव्र ढाल में ये कहां गिरती है? अपने किस गंतव्य स्थान तक, किसमें? अरब सागर में। और वहां पहुंचकर ये किसका निर्माण करती है? धुआंधार प्रपात का। तो इस तरह से हमने क्या देखा, इसने सबसे पहले क्या बनाई? भ्रंश घाटी। ठीक है, भ्रंश घाटी से इसने किस चीज का निर्माण किया? गार्ड्स का, गार्ड से जलप्रपात। तो कितनी चीजें इसने देखने योग्य बना दी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं, इनमें से अधिकतर समकोण सहायक नदियों के बारे में मैंने बताया था आपको कि कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो इधर उधर से बहती हुई आती हैं और एक कोई भी बड़ी नदी होती है, जब उनके रास्ते में वो दिखती है तो वो सारी नदियां उसमें समाहित हो जाती हैं और वो उस नदी की क्या कहलाती हैं? सहायक नदियां। इस तरह से एक छोटी छोटी नदियों का एक बड़ी एक मुख्य नदी में मिल जाना क्या कहलाता है? सहायक नदी। तो नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं वो कैसी है? बहुत छोटी। इनमें से अधिकतर समकोण, समकोण मतलब एक दूसरे से मिलती हुई सी, एक जैसे एक समान कोण पर वो मिलती हुई दिखती हैं। और नर्मदा द्रोणी जो है मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में ही विस्तृत है। मध्य प्रदेश से तो ये निकलती है और ज्यादातर ये कहां तक जाती है? गुजरात से होती हुई अरब सागर में गिरती है। ठीक है, कहां कहां पर? गुजरात, छोटे एरिया में बह रही है। ठीक है, ये आपका यहां से होती हुई ये नर्मदा नदी गुजरात का कुछ क्षेत्र आ जाता है और कुछ ही मध्य प्रदेश के यहाँ भाग से बहती हुई गुजरात तक विस्तृत है। उसके बाद हम दूसरी कौन सी नदी के ऊपर पढ़ेंगे? पहली हो गई नर्मदा, दूसरी हम पढ़ते हैं ताप्ती नदी। ठीक है, जिसको कई बार ताप्ती नदी के नाम से भी बोला जाता है। ताप्ती नदी जो है इसका उद्गम भी मध्य प्रदेश से ही है। ध्यान रखना आपने, जो नर्मदा थी उसका उद्गम भी मध्य प्रदेश से था और ताप्ती नदी का भी मध्य प्रदेश में, बस पहाड़ियों में अंतर है। नर्मदा अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती थी और ताप्ती जो है ये सतपुड़ा पहाड़ियों से। समझ आ रहा है बेटा? हेलो, समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है बेटा, म्यूट करके नहीं बैठो, प्लीज गिव मी आंसर। हेलो, अब जो तापी द्रोणी है ये बैतूल जिले में, मध्य प्रदेश का जो बैतूल जिला है
वहां से मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पहाड़ियों से, और मध्य प्रदेश के कौन से जिले से? बैतूल। आपको जगह का नाम याद रखना है। मध्य प्रदेश जैसे हमारे हरियाणा में जिले हैं महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, दादरी, इसी तरह से ये मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है, लेकिन वो पहाड़ियां कहां पर है? बैतूल जिले में। यह नदी भी नर्मदा के समानांतर भ्रंश घाटी में बहती है, यानी जो तापी नदी है यह भी कहां बहती है? भ्रंश घाटी में। भ्रंश घाटी में चट्टानों की तोड़ फोड़ से जो चट्टानें टूटकर एक घाटी का निर्माण करते हैं उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। यह भी एक छोटी नदी है, इसकी भी लंबाई बहुत कम है, और ये कहां कहां तक जाती है? मध्य प्रदेश, जहां से वो नदी बही है वहीं वहीं से होते हुए गुजरती है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, 3 राज्यों को ये कवर करती है। उसके बाद इसकी अरब सागर में और पश्चिमी घाट के बीच से जब ये जाती है तो इसका तटीय मैदान बहुत संकीर्ण है, यानी तंग है, भीड़ा है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। किसकी वजह से इनकी लंबाई कम है? पश्चिमी घाटों की वजह से। ये है पश्चिमी घाट, यहां से जब बहती हुई यहाँ जाती है तो ये जो इसका हिस्सा है ये बड़ा संकीर्ण है, जिसकी वजह से ये छोटी है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां साबरमती, माही, भारपूजा तथा पेरियार इन राज्यों की इन नदियों की कौन सी है? सहायक नदियां। कौन कौन सी? साबरमती, चाहे वो नर्मदा की हो चाहे वो ताप्ती की हो, इनकी सहायक नदियां है साबरमती, माही, भारतपूजा और पेरियार, इसकी सहायक नदियां। ठीक है, उन अब आपको अगर कोई पूछ लेता है उन राज्यों के नाम बताओ जहां से बहती हैं, तो आप क्या बताओगे? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद गोदावरी श्रेणी आती है। हम एक एक के बारे में पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तीसरे नंबर की प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी। पहले हमने पढ़ी कावेरी, नर्मदा नदी, दूसरी ताप्ती नदी और तीसरी अब हम पढ़ रहे हैं गोदावरी। गोदावरी नदी जो है ये सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। अभी तक की सब नदियों में प्रायद्वीप की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है। सबसे बड़ी, इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय। इनको प्रायद्वीपीय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मानसून पर निर्भर करती है। इनके पास कोई बर्फ नहीं होती, कोई हिमालय पर्वत जैसी सुविधाएं नहीं है जो ये बर्फ जमी रहे और बर्फ पिघलकर नदियों का रूप ले ले। ये केवल जब बारिश का मौसम आएगा, मानसून होगा, तभी ये नदियां बहती हैं। ऑलवेज इनमें थोड़ा बहुत पानी रहता होगा, उससे बहती हैं, लेकिन अपने फ्लो पर ये तब आती है जब बारिश आती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी। ये कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले से। महाराष्ट्र के नासिक जिले से ये सबसे लंबी नदी है आपकी प्रायद्वीपीय नदियों से। साउथ की नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? वो छोटी नदी है इसलिए उनकी नहीं दी होगी। 1500 किलोमीटर के लगभग लंबी है इसकी लंबाई। ठीक, और यह बहकर कहां जाती है? बंगाल की खाड़ी में। देखिए यहां पर है तो ये गिरते हुए कहां पर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका जो अपवाह तंत्र है, यानी बहने का जो इसका अपवाह है, वो सबसे बड़ा है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? पूर्णा, वर्धा, प्राणिता, मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। कौन कौन सी? पूर्णा, वर्धा, मेनगंगा, पेनगंगा, एक जैसे से नाम है, देख लेना। प्राणिता, मांजरा।
प्राणहिता और मांजरा, ये किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। ठीक है, और ये कहां कहां से बहती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन कौन से क्षेत्रों से बहती हुई जाती है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इनमें अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। कौन कौन सी? वेनगंगा, पेनगंगा और मांजरा। ये तीनों सहायक नदियां हैं, ये काफी बड़ी हैं और बड़ी होने के कारण जब ये गोदावरी में मिलती हैं तो ये वहां के पानी की जल की मात्रा को बढ़ा देती है। देखो, एक गोदावरी हो गई, एक पेनगंगा हो गई, एक वेनगंगा हो गई और एक मांजरा हो गई। 4 नदियां हो गई, 3 उसमें मिली, एक गोदावरी मुख्य नदी है। और जो 3 मिलने वाली नदियां हैं वो तीनों नदियां भी कोई छोटी नदियां नहीं है, वो भी काफी लंबी नदियां हैं। तो इस तरह से जब ये इस गोदावरी नदी में मिलती हैं तो एक बड़ी नदी का आकार ले लेती हैं और बहुत चरम सीमा पर ये नदी बहती है। इसलिए इसे, जो गोदावरी है, इसे गंगा का नाम दिया गया है कि दक्षिण की गंगा। जैसे हमारे हिमालय पर्वत की गंगा है जिसकी लंबाई काफी है, इसी तरह से गोदावरी की में भी अनेकों सहायक नदियां मिलकर उसकी जल की मात्रा को विस्तृत बनाती हैं, उसी तरह से गंगा की तरह से, इसलिए इसे गंगा नाम दिया गया है। ठीक है, आज हमने नर्मदा, ताप्ती और गोदावरी 3 नदियों के बारे में पढ़ा है। बेटा, इन तीनों में आपको कुछ पूछना है? हेलो हेलो, हाँ जी, तीनों नदियां समझ आ गई बेटा आपको? हेलो, हाँ जी, तीनों को उतार लो, मेन मेन पॉइंट जो मैंने नोट कराए हैं विद डायग्राम उतारना, तभी आपको समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। चारों नदियां, ये मेन चारों नदी हैं जो पूर्व की तरफ गिरेंगे बंगाल की खाड़ी में। 2 भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती, जो कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। ये आप डायग्राम के थ्रू जल्दी से अच्छे से समझ पाएंगे। आप बनाइए और इसको नोट कीजिए। ओके, इससे आज 3 ही नदियां करवाएंगे, ज्यादा आप फिर मिक्स कर दोगे क्योंकि इनकी एक जैसी सी चीजें होती है, मिलती जुलती सी। 3 ही नदियां बहुत है, धीरे धीरे करके चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको उतारो, ठीक है? उतारो, डायग्राम के साथ बनाओगे तो बेटा जल्दी समझ आएगा। प्रायद्वीपीय नदियां जो भी हैं, इनका उद्गम स्थान कहाँ है? पठारों से। पठारी पहाड़ियां होती है जहां से ये निकलती हैं, और ये द्रोणियां हिमालय की द्रोणियों से कम होती हैं। द्रोणियों का मतलब होता है नदियां, हिमालय से बहने वाली जो नदियां होती हैं उनसे ये कम होती हैं, और ये चौड़ी होती है तथा कम गहरी घाटियों से गुजरती हैं। पूर्ण रूप से ये विकसित होती है। इनकी जो अपर्दन क्रिया है वो बहुत कम होती है क्योंकि नदियां कम है यहाँ पे, और यहाँ पर चट्टानें कम है। पठारी क्षेत्रों में छोटी चट्टानें। कैसी होती है नदियां? मौसमी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी इसकी मुख्य नदियां हैं, प्रायद्वीप। ओके, मेन मेन चीजें बेटा आप यहाँ से उतार लो, डायग्राम बना लो, आपको पता होना चाहिए। और मैप अपनी एनसीईआरटी की बुक से आज जो भी नदियां मैंने पढ़ाई है आप वहां से देख लेना कहाँ से ये निकलती है और कहाँ गिरती है, इनकी कितनी लंबाई है। आपको मैप में अगर पूछ ले कि बताइए कावेरी नदी कहाँ पर है, कृष्णा कहाँ पर है, नर्मदा कहाँ, ताप्ती कहाँ, तो आपको पता होना चाहिए, उसका एक मार्क बना लीजिए। देखो, नर्मदा और ताप्ती बिल्कुल यहाँ से निकलती है इसके पास, गुजरात के पास। ठीक है, यहाँ पर मध्य प्रदेश के आसपास, यहाँ से। उतारो बेटा जल्दी से। दिख रहा है ब्लैक बोर्ड आपको? हेलो, हाँ जी, दिखाई दे रहा है बच्चों? बेटा स्टूडेंट्स जो भी आए हैं ना, अटेंडेंस को क्लिक कर देना, ठीक है बेटा?
वैसे तो आज हम 2 ही नदियां बच गई थी, कृष्णा और कावेरी, इनको भी खत्म कर सकते थे। महानदी रहती है, गोदावरी तक पड़ा हुआ है, 3 नदियां रहती हैं, कल कराएंगे काम अपना। डेली की डेली जो भी पिक भेजी जा रही है, जो भी क्वेश्चंस की आपको जो भी भेजी जाती है, आप उसे उतारा कीजिए। सीआर ऐप जो है वहां से नोटिस कर लिया। इस प्रकार आपको अंतर भी समझ में आ रहा होगा। जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं तो हमें आधी से ज्यादा चीजें याद हो जाती हैं। आपको देख कर भी अंतर समझ में आ रहा होगा कि हिमालय की नदियों की क्या विशेषताएं हैं, प्रायद्वीपीय नदियों की क्या विशेषताएं हैं। जो हिमालय नदियां हैं उनमें हमेशा पानी क्यों रहता है और प्रायद्वीपीय में क्यों नहीं रहता? मेन कारण, हिमालय की नदियां सारी, जितनी भी ज्यादातर नदियां हैं वो सब हिमालय पर्वत के आसपास से निकलती हैं। अधिकतर नदियां मानसरोवर झील से निकलती हैं। हिमालय, गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से, सिंधु मानसरोवर झील से, और ब्रह्मपुत्र भी मानसरोवर झील से। बड़ी नदियां हैं वो सारी। और ये जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये सारी पहाड़ियों से, पठारों से निकलेंगी। देखकर पढ़कर आधी से ज्यादा चीजें याद हो जाती है। अगर एक रीडिंग आप घर जाकर दोबारा से ले लो ना, और उसके बाद आप क्वेश्चनों को ध्यान से उतारो, तो आपको सब कुछ आराम से, मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी याद करने के लिए। मैप को जरूर देखना कि कौन सी नदी कहां से निकलती है और कहां गिरती है, उससे आपको साथ साथ में मैप भी याद हो जाएगा। ठीक है, हेलो, उतार लिया बेटा? डायग्राम बना लिया इसका? मैप का डायग्राम बनाओ। हाँ, दिखाओ मुझे, दिखाओ, एक बच्चा मेरे को ऊपर करके दिखाओ, दिखाओ जल्दी से। बस, चीज मांगते लेफ्ट आउट होना शुरू हो जाओ। ठीक है, दिखाओ मुझे, बनाया तो। हेलो, चलो जी, आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, आप लेफ्ट आउट कर सकते हैं। हेलो, मजा नहीं आ रहा भाई बेटा पढ़ाने में? 6 6 7 7 बच्चे आप जुड़ते हो और लास्ट तक 2 भी नहीं रहते हो, 2 भी भाग जाते हो। हेलो, इसकी भी करें। हाँ जी, अब हम अपनी क्लास को ऑफ करते हैं बेटा, लेफ्ट आउट हो जाओ आप भी, एक बच्चा बच रहा है, सब चले गए, आप भी जाओ क्लास अपनी अगली की तैयारी करो। ओके, कौन है ये बच्चा? बेटा नाम बताना अपना, कौन हो आप? यहाँ स्क्रीन पे नाम नहीं आ रहा आपका। ठीक है, ओके, गुड बाय।